एक राष्ट्रनायक, एक गहरा रहस्य और एक ऐसा सवाल जो पिछले 8 दशकों से हर भारतीय के जहन में कौंधता रहा है। चलिए, आज इस राज की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 18 अगस्त 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था और इतिहास एक ऐसा मोड़ ले रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और तभी एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। बताया गया कि भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे बीच नहीं रहे। पर यहीं से कहानी में पहला पेच आता है। कोई शरीर नहीं मिला, कोई निर्णायक सबूत भी नहीं मिला, बस एक कहानी, और वो भी सवालों से भरी हुई। तो असल सवाल ये उठता है कि क्या वो कहानी सच थी या फिर ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था जिसे जानबूझकर दबा दिया गया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए, सबसे पहले उस सरकारी कहानी को देखते हैं जो हमें और आपको सालों से बताई जा रही है। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया कि नेताजी एक जापानी बॉम्बर में सफ़र कर रहे थे। ये प्लेन ताइवान में टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 9 बजे उनका देहांत हो गया। सुनने में तो ये एक बेहद दुखद हादसा लगता है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े रहस्यों में होता है, कहानी इतनी सीधी साधी थी नहीं। और यहीं से ये जो सरकारी कहानी है ना, इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, गड़बड़ कहाँ है। जिस अस्पताल का जिक्र किया गया, वहां उस दिन किसी भी प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इलाज करने वाले डॉक्टर साहब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अपना बयान बदला। और वो राख जो टोक्यो के एक मंदिर में आज भी रखी है, उसका डीएनए टेस्ट आज तक नहीं कराया गया। सवाल तो उठता है, आखिर क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भारत सरकार ने वक्त वक्त पर जांच आयोग बनाए। लेकिन क्या इन जांचों ने इस रहस्य को सुलझाया या फिर इसे और भी ज्यादा उलझा दिया? कुल मिलाकर 3 बड़ी जांचें हुईं। 1946 में शाहनवाज समिति, फिर 1970 में खोसला आयोग और आखिर में 1999 में मुखर्जी आयोग। मतलब सच को सामने लाने के 3 बड़े मौके थे। पहली 2 जांचों ने तो मतलब शाहनवाज और खोसला आयोग ने सरकारी कहानी पर ही मुहर लगा दी। लेकिन 1999 में मुखर्जी आयोग एक ऐसे सच तक पहुंच गया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आयोग ने सीधे ताइवान सरकार से पूछा, और जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब था 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। अब सोचिए, जब मुखर्जी आयोग ने यह साबित कर दिया कि नेताजी उस क्रैश में नहीं मरे थे, तो हमारी सरकार ने क्या किया? बिना कोई वजह बताए पूरी की पूरी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर क्यों? और यहां से ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा मोड़ जिसके तार सीधे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर फैजाबाद से जुड़ते हैं। साल था 1985। फैजाबाद में एक साधु का निधन हुआ जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहकर बुलाते थे। वो सालों से एक पर्दे के पीछे रहते थे, किसी ने भी उनका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। जब उनकी मृत्यु के बाद उनका कमरा खोला गया तो जो सामान मिला उसने पूरे देश में एक सनसनी फैला दी। नेताजी के परिवार की वो निजी तस्वीरें जो किसी के पास नहीं थीं, आईएनए के सीक्रेट दस्तावेज और जर्मनी से जुड़ी नेताजी की अपनी चीजें, सब कुछ वहां मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, बंगाल के बड़े बड़े नेताओं के लिखे खत जो सीधे नेताजी को संबोधित किए गए थे। बार बार ये मांग उठी कि बाबा के सामान का डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन इसकी इजाजत कभी नहीं दी गई। तो एक तरफ गुमनामी बाबा की पहेली थी और दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जिसके पीछे सच छिपा हो सकता था, और वो दरवाजा था सरकार की गुप्त फाइलों का। और देखिए, 2015 में जब कुछ फाइलें खोली गईं तो कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। खुफिया रिपोर्टें कह रही थीं कि नेताजी 1945 के बाद भी जिंदा थे। कुछ दस्तावेज तो ये इशारा कर रहे थे कि शायद नेहरू सरकार खुद नहीं चाहती थी कि नेताजी भारत वापस लौटें। और एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा था कि नेताजी सोवियत रूस की किसी जेल में बंद थे। इस पूरे रहस्य का एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। नेताजी की अपनी बेटी अनीता बोसफाफ आज भी कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके पिता के साथ आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए,
एक बेटी को 80 साल बाद भी अपने पिता का सच मालूम नहीं है। तो इन सारे सबूतों, कहानियों और सरकारी लीपापोती के बाद हम पहुंचते कहां हैं? असल में हमारे सामने मुख्य रूप से 3 थियरीज आती हैं। पहली थ्योरी है विमान दुर्घटना की, जो कि सरकारी कहानी है लेकिन सबूतों के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। दूसरी है सोवियत रूस में कैद होने की, जिसका जिक्र फाइलों में तो है लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। और तीसरी गुमनामी बाबा वाली थ्योरी, जिसके पक्ष में परिस्थितिजन्य साक्ष्य तो बहुत हैं लेकिन कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं है। 80 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। एक पूरी पीढ़ी इस सवाल के जवाब का इंतजार करते करते चली गई। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये एक राष्ट्र का अपनी विरासत के प्रति एक अधूरा कर्तव्य है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, पर सवाल यह है कि क्या ये देश उन्हें वो सच दे पाया जिसके वो हकदार थे? नेताजी का सच आज भी फाइलों, कहानियों और साजिशों में कहीं दफन है। जय हिंद।